जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। डेसिमल 004 इसको आप सर्च कर सकते हैं, या फिर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल 004 इसको सर्च कर सकते हैं, या फिर ये इस जो QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो PDF है, ठीक है, ये जो PDF है ये हम लोग वहीं पर शेयर करेंगे, तो आप वहाँ से इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक। तो ये काम आप कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये वाली PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो जब पेपर होगा उससे पहले आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ये काम कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति का डिस्कशन। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नई शिक्षा नीति है, तो यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको नोट कर लेना है अपने नोट्स में, या फिर ये PDF डाउनलोड कर ला, 1-2 बार रिवीजन कर लेना, या फिर वीडियो 2 से 3 बार देख लोगे काम हो जाएगा। बस इतना करना है, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। देखिए शुरू करते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहले तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिए हुए हैं। देखिए इसमें कहा गया कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, ठीक है, 1986 में बनाई गई थी। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। 86 के बाद कब बनाई गई? अब 2020 में, जब 20 आया, अभी तो 2023 चल रहा है, 2020 में बनाया गया। वर्तमान नीति जो है अंतरिक्ष विज्ञान के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के कस्तूरी रंगन, ठीक। इनकी अध्यक्षता में इन्होंने हेड किया था इस कमेटी को, ठीक है। ये जो समिति थी इसको इन्होंने हेड किया था। अंतरिक्ष वैज्ञानिक है के कस्तूरी रंगन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% लाने का रखा गया है। कब तक? 2030 तक, ठीक है। 2020 की जो NEP है उसमें 2030 तक 100% इनरोलमेंट लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, एनरोलमेंट मतलब क्या होता है? बच्चों का जो एडमिशन है, ठीक है ना, बच्चे जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या फिर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, उसकी बात कर रहे हैं कि जितने बच्चे हैं हमारे देश में सबका सबका एनरोलमेंट होना चाहिए, किसमें? एजुकेशन में। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि GDP का कितना परसेंट, ठीक है। तो GDP का 6%, इसको याद रखना कि GDP का कितना परसेंट? GDP का 6%। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने डायरेक्ट पूछ लेंगे कि नई शिक्षा नीति में GDP का कितना परसेंट जो है हिस्सा जो है रखा गया है, तो 6% पता होना चाहिए डायरेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम जो है परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिए यहाँ पे हर लाइन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पहली लाइन है तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। उसके बाद कब आई? 2020 में, ठीक है। के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी है कि 100% एनरोलमेंट लाना है, कब तक? 2030 तक। फिर GDP का कितना परसेंट? 6%। और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु हैं। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु? क्या बिंदु हैं? स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान। क्या है स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान? मतलब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 5+3+3+4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में पूछा गया है,
ठीक है। नई शिक्षा नीति में मतलब कि ये 5+3+3+ वाले शैक्षणिक संरचना, क्या है ये शैक्षणिक संरचना, पूछ लेते हैं ये क्या है। बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ होती है ये 5+3+3+4, ठीक है 4। दूसरा ऑप्शन दे देंगे 5+4+3+3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देंगे 5+2+3+3, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी 2 था कि 4 था, ठीक है। या फिर 4+3+3+5 कर देंगे, ठीक। तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये एकदम रट लीजिए कि 5 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मतलब बहुत सरल है, बाद में जब पेपर दे के निकलोगे और इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर बहुत पछतावा होता है कि ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम से नोट कर लो, कहीं पे नोट क्या कर लो, एकदम दिमाग में नोट कर लो, कहीं भी क्या नोट करोगे, ठीक है। अगली लाइन देखिए, 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। 5 वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, ठीक है। 5 वर्ष का इसमें फाउंडेशन हो जाएगा। फिर 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है, 3 वर्ष का, ठीक। फिर 3 वर्ष का मध्य मतलब उच्च प्राथमिक, 6, 7, 8, ठीक। 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऊपर यही दिया था 5+3+3+4। अब आगे देखिए, NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन मतलब मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कहीं आ जाए कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात किस में की गई, तो NEP 2020 में, ठीक। आगे, इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। अब आगे देखिए, भाषाई विविधता का संरक्षण, ठीक है, मतलब लैंग्वेज की बात करी जा रही है। कह रहे हैं NEP 2020 में कक्षा 5 तक, कब तक, कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया जाएगा। मतलब कि कक्षा 5 तक या तो मातृभाषा हो, ठीक है, या फिर स्थानीय या क्षेत्रीय कोई भाषा हो तो उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने हेतु सुझाव दिया गया है कि मतलब आगे भी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं जो, उनको मातृभाषा में आगे की शिक्षा के लिए सुझाव दिया जाए, ठीक है। आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया जाए कि बच्चों को बोला जाए कि आप चाहो तो अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। वो फिर बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाह रहा, ठीक है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत, ठीक है, देखो संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब कि स्कूली और उच्च शिक्षा में बच्चों के लिए संस्कृत भी होगी और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएं भी होंगी, लेकिन कोई बाइंडिंग नहीं है कि बच्चे उसको लें ही, वो बच्चे मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाए कि नहीं आपको संस्कृत लेनी ही है या अन्य कोई प्राचीन भाषा लेनी ही है। अगर बच्चे का मन है तो वो उसको ले सकता है, नहीं तो अपना कोई दूसरी से इंग्लिश हो गई या फिर हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज जो है उसकी उसमें कर सकता है अपना कंटिन्यू, ठीक है। फिर शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है, देखिए विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। मतलब अगर ऐसा एरिया जहाँ पर अच्छा योग कराने वाला कोई टीचर मिल जाएगा, ठीक है, अगर स्थानीय उपलब्धता है वहाँ पर तो योग भी बच्चों को सिखाया जाए। कोई डांस वाला टीचर है तो उसको बच्चों को वहाँ डांस, मार्शल आर्ट, ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें सिखाई जाए। बागवानी हो गया, नियमित रूप से खेल कूद, मतलब जैसे कुछ भी है, अगर क्रिकेट वाले वहाँ पे अच्छे टीचर मिल सकते हैं, मतलब या फिर फुटबॉल के या किसी भी चीज़ की जो चीज़ स्थानीय उपलब्धता होगी आसानी से, तो वहाँ वो बच्चों को कराने की कोशिश की जाएगी।
बच्चे शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकेंगे। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछ ले व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात किस क्लास से की गई है, तो कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की है। इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, देखो इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें पहले थी नहीं, कक्षा के बच्चे कहाँ इंटर्नशिप करते हैं। आगे देखो, NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की जाएगी। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है वो कौन तैयार करेगा? NCERT तैयार करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो NCF और स्कूल एजुकेशन है ये कौन तैयार करेगा? NCERT। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, NCERT का फुल फॉर्म ध्यान कर लेना, याद कर लेना, ध्यान न कर लेना, याद कर लेना। NCERT का पूरा नाम जो है दिया हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कभी सीटेट पूछ लेगा, ठीक है ना, कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है, तो गलत कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, NCERT का पूरा नाम याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हर किताब के पीछे NCERT में पूरा नाम लिखा होता है, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पूछ लेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाहर आके पछताओगे कि यार गलत हो गया, NCERT का फुल फॉर्म नहीं पता था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि NCERT का पूरा फुल फॉर्म याद कर लो। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव होगा? भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधार को शामिल किया जाएगा। तो आगे क्या कर देंगे? सेमेस्टर वाइज कर देंगे, फिर और एग्ज़ाम में क्या कर देंगे? MCQ। ठीक है, MCQ जैसे हम लोग 12th में लिख के आते थे क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे बच्चों को। MCQ बेस जैसे आप सीटेट देने जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। मतलब सेमेस्टर में कर देंगे, और दूसरी चीज़ क्या है? MCQ बेस्ड कर देंगे। एग्ज़ाम जो होगा MCQ बेस्ड। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, परख नाम का एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या नाम है इसका? परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र। अगर पूछ लें कि परख क्या है, सीटेट में पूछ लें कि परख क्या है, तो ध्यान रखना क्या है, ये NAC नेशनल असेसमेंट सेंटर है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन द्वारा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें देखो जिक्र आ गया है NCF 2020 में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होता जा रहा दिन ब दिन आगे, मतलब पढ़ाई में भी अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो स्कूली शिक्षा है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार क्या है? देखो, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन, समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर प्रोन्नति। ठीक है, तो मतलब समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति, मतलब प्रमोशन होगा उनका। आगे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। कब तक की बात है कि 2022 तक, अभी क्या चल रहा है 2023, मतलब हो जाना चाहिए ये चीज़, है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। कह रहे हैं कि अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बात कर रहे हैं। ठीक है, NCERT के द्वारा ये करेगा। ऊपर क्या था देखो,
ऊपर क्या था, NCERT द्वारा। ये कह रहे हैं स्कूल एजुकेशन नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCERT द्वारा। और यहाँ पे क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। दोनों NCERT करेगा, ठीक है। NCERT का पूरा नाम याद करना। वर्ष 2030 तक, कह रहे हैं वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय B.Ed, ठीक है, होना अनिवार्य होगा। 4 B.Ed जो है 4 वर्ष का कंपलसरी कर दिया जाएगा। शिक्षा से संबंधित प्रावधान देखिए, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, कह रहे हैं सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 26.3%, ठीक है, से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कितनी 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था, कह रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक, मतलब ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। पहले क्या था, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अगर आपने 1 साल बाद ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो आपका ग्रेजुएशन फिर से करोगे तो फिर से करना पड़ेगा, मतलब शुरू से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि 1 साल का आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट दिखा करके कह दोगे हम तो अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, देखो एक नई अवधारणा सामने आई कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है रेड से लिखी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। पहले MPhil करते थे ना लोग, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, देखिए नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया, HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के ये ध्यान रखो कि इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें नहीं होंगी। पहला तो है चिकित्सा और दूसरा कानूनी शिक्षा, ये नहीं होगी। बाकी इसमें उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी ये होगी, क्या, HECI। HECI के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय हैं। 4 निकाय कौन कौन से हैं, पहला है NHERC, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। शिक्षा ध्यान दो यहाँ पे, कह रहे हैं शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियामक का कार्य करेगा। दूसरा है GEC, मतलब जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल क्या है, यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा, ठीक है। मतलब कि उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों के लिए ढांचा तैयार करेगा, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएगा, अर्थात उनके मानक स्टैंडर्ड जो है उनको तैयार करेगा। फिर NCA, मतलब नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, यह संस्थानों के प्रत्ययन का कार्य करेगा, ठीक है। संस्थानों के प्रत्ययन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक
स्वप्रकटीकरण सुशासन परिणामों पर आधारित हो गया। ठीक है, अगला है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। ये निकाय कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण कार्य करेगा, मतलब पैसा देगा। देखो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि 4 निकाय हैं, बस इनके नाम ध्यान रखो। ठीक है, NHERC, दूसरा है GEC, तीसरा है NAC, ठीक है, चौथा है HGFC। बस इतना ही बहुत है। ठीक है, हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन के कार्यों को प्रभावी निष्पादन है तो 4 निकाय कौन कौन से हैं, ये चारों के नाम याद कर लो बस। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है याद करने लायक, क्योंकि सीटेट में इससे आगे नहीं आएगा। ये सब चीज़ें नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखो विकलांग बच्चे हेतु। विकलांग बच्चों हेतु क्या है, इसमें कह रहे हैं कि इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के स्कूली बच्चों के लिए ये सारे प्रावधान हैं। ठीक है, मतलब कि संसाधन होने चाहिए, आवास होना चाहिए, सहायक उपकरण होने चाहिए, शिक्षक भी उसी तरह के होने चाहिए समर्थन देने वाले। ठीक है, प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी होनी चाहिए बच्चों की। ये सब चीज़ें करने का प्रयास किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या है, देखो कह रहे हैं कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में नेशनल एजुकेशन एक टेक्नोल फोरम का गठन किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोल फोरम का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन क्या होगा, ये शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचार का आदान प्रदान किया जा सकेगा। तो क्या करेंगे, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा। ठीक है, ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा। अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वय का कार्य करेगी। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा के लिए ये सारे काम किए जाएंगे। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान। पारंपरिक ज्ञान संबंधी प्रावधान क्या किया जाएगा, भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। मतलब कि जो पारंपरिक ज्ञान है, जैसे जनजातीय ज्ञान है या स्वदेशी कोई ज्ञान है, तो उसको भी पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता जनजातियों के पास कोई विशेष ज्ञान होता है या स्वदेशी ज्ञान हमारे पास पुराना है, संस्कृत जैसी चीज़ें, या फिर कोई आयुर्वेद हमें बहुत पुराना ज्ञान है, तो वह चीज़ें शामिल करी जाएंगी। कहने का मतलब ये है। आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक, जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र मतलब स्पेशल एजुकेशनल जोन के रूप में नामित किया जाएगा। तो ये भी एक नई कॉन्सेप्ट है कि स्पेशल एजुकेशनल जोन के कॉन्सेप्ट सामने आई है। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड, मतलब क्या क्या है ये, इसमें देश की सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 लोग हैं, मतलब 2 लड़कियां और ट्रांसजेंडर को शामिल किया जाएगा, लड़कों को नहीं शामिल किया गया। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। ठीक है, NCERT द्वारा किया जाएगा। 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण कौन करेगा, NCERT। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो पुरानी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बारे में कुछ लाइनें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है। ठीक है, यहाँ पर जो है 2020 वाली ख़त्म हो गई। ठीक है, 2020 वाली ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये जो पुरानी वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाले, इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं अब 2020 वाले से। ये कुछ चीज़ें हैं, इससे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन यूनिवर्सिटी, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये सब चीज़ें। देखिए, इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाति समूह के लिए शैक्षिक अवसर की
बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। अब देखो इसमें क्या था, इस नीति में प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया था। ठीक है, ग्रामीण भारत में ज़मीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर ग्रामीण विश्वविद्यालय के मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा है ओपन यूनिवर्सिटी, तीसरा है ग्रामीण विश्वविद्यालय। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1986 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, जब ये लॉन्च हुई तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपने। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी, जितना इसमें लिखा है ये चीज़ें नोट नहीं करनी है। अगर आप नोट्स बना भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिए। पूरी चीज़ें इसमें ये सब लिखा है, इसे कहानी नहीं लिखनी। ठीक है, ये तो समझाने के लिए चीज़ें थी, बस मेन चीज़ें लिखनी नहीं है ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, और ये इस टेलीग्राम पर ये जो PDF है, ठीक है, PDF जो है ये इस टेलीग्राम पर मिलेगी, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पर इस PDF को डाउनलोड कर लें। ये PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और पहले से भी कुछ PDF पड़ी हुई हैं, ठीक है, पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। और देखिए यहाँ पर जो है आपको CDP, ठीक है, EVS, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत और जितने भी हिंदी, सबकी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो है सीटेट का सारा कोर्स मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।